हेलो। हाँ बेटा, मेरी आवाज आ रही है? बेटा, पिछली वाली क्लास की थी आपने? मुझे याद नहीं है। तो पिछली क्लास में क्या पढ़ाए थे? कुछ याद है क्या? बताइए हमको। हमने एयर एयर के बारे में कुछ बताया था, ट्रोपोस्फेयर वगैरह वगैरह ना। ट्रोपोस्फेयर बताया था ना, स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर। चलिए ठीक है, 5 मिनट रुकिए, आप देखते हैं कौन कौन बच्चा ज्वाइन करेगा। उसके बाद हम क्लास स्टार्ट करेंगे। स्मोक के बारे में बता रहे थे। आदित्य, पिछली क्लास में हम क्या पढ़ाए थे? आदित्य, आवाज आ रही है? आदित्य बेटा, लास्ट क्लास में बताया था कि आप हमारा टेस्ट है जो मैंने रिडक्शन ऑक्सीडेशन कराया उसकी प्रैक्टिस चलेगी, फिर हमारे पास नया प्रैक्टिस शुरू हो जाएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने रिडक्शन ऑक्सीडेशन के कॉन्सेप्ट बताए थे वो आपने अच्छे तरीके से पढ़ लिया है ना। हाँ आदित्य सिंह बेटा, आवाज आ रही है ना? तो आप बोले बेटा, क्या तैयार हैं आप लोग? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड, कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड एंड आदित्य सिंह, am I audible to you? कॉलम में आपके पास है C3, ट्रिपल बॉन्ड C3। तो मुझे बताओ जरा, पिछली क्लास में हम क्या पढ़े थे? फर्स्ट सेकंड में हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड नहीं, नेचुरल रिसोर्सेज तो बताए हैं, पता है हमको, लेकिन क्या क्या पढ़े थे? एयर, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर वगैरह बताए बताए थे ना। एयर पोल्यूशन हम बताए थे तुमको। क्या हम एयर पोल्यूशन बताए थे? कंप्लीट पूरा? ठीक है, तो मतलब हम स्टार्ट किए थे एयर पोल्यूशन। पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट, लाइक हाइड्रोडायनेमिक्स। एक मिनट मुझे याद करने दो क्या क्या था उसमें। मैंने तुम लोगों को कोई डायग्राम भी दिखाया था क्या? जरा मुझे बताओ, ये डायग्राम था क्या? नॉर्मली कंडीशन ऑफ फ्लूइड इसके लिए मैं लिक्विड लिक्विड अमोनिया लिखी है, सोडियम अमोनिया लिक्विड अमोनिया लिखी है। ये भी हम का मतलब है क्या ये डायग्राम मैंने तुम लोग को दिखाया था? गुड इवनिंग। ये डायग्राम बताया था क्या मैंने तुम लोग को?
बताओ जरा। नहीं, नो, ये नहीं बताया था, तो फिर रहने दो। वो ध्यान से लाइक पूरी जब मैंने रीजन दिखाया था तो एक बार अपने कॉपी लोग से रीजन को देखने की चलो ठीक है, बस 2 मिनट रुको, 2 मिनट। देखो भाई, एयर पोल्यूशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हवा में कुछ गंदे एजेंट्स, कुछ ऐसे एजेंट्स, कुछ ऐसी चीजें चली जाती हैं जिनसे हवा की क्वालिटी खराब हो, राइट। जो चीजें हवा में जाने के बाद हवा की क्वालिटी खराब करे, उन चीजों को हम बोलते हैं एयर पोल्यूटेंट्स। एयर पोल्यूटेंट्स, ठीक है ना। एयर पोल्यूटेंट्स बहुत तरह के होते हैं, लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के बाद हम लिखेंगे पार्टिकुलेट मैटर, पार्टिकुलेट मैटर के बाद हम लिखेंगे बैड ओजोन, उसके बाद हम लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत सारे और भी हैं, लेकिन मेन एयर पोल्यूटेंट्स ये है। अगर ये चीजें हवा में चली गई, दे विल डिग्रेड द क्वालिटी ऑफ द एयर, और वो हवा फिर हमारे लिए सही नहीं रहेगी। सबसे पहले बात करेंगे बेटा जी कार्बन मोनोऑक्साइड की। कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला है CO। एक मिनट, कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब CO। कार्बन मोनोऑक्साइड जब इंसान की बॉडी या किसी एनिमल की बॉडी के अंदर जाएगा तो क्या होगा। सवाल ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी के अंदर जाएगा कैसे। भाई कार्बन डाइऑक्साइड इज इनहेल्ड। इनहेल्ड मतलब जब हम सांस लेंगे तो उसी सांस लेने की प्रक्रिया से ये हमारी बॉडी के अंदर जाएगा। इज इनहेल्ड into the body of the animal. एनिमल की बॉडी में कार्बन मोनोऑक्साइड सांस लेने से चला गया, और ये कार्बन डाइऑक्साइड कहां पर, अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड हवा में है, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड हवा में है, तो हम हवा को इनहेल करेंगे ना, उसी हवा के साथ ये बॉडी में चला गया। अब बॉडी में जाने के बाद ये क्या करेगा, बॉडी में बेटा ये कार्बन मोनोऑक्साइड ब्लड के हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन हो जाएगा। इट कंबाइंस विद हीमोग्लोबिन। हमारे ब्लड में ना हीमोग्लोबिन होता है। इट कंबाइंस विद हीमोग्लोबिन ऑफ ब्लड।
जब ये ब्लड के हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन हो गया तो क्या होगा? सो हीमोग्लोबिन is now unable to transport, मैं एक्सप्लेन करूंगा ये, hemoglobin is unable to transport enough oxygen to the tissues. ठीक, therefore ब्रीदिंग प्रॉब्लम ऑकर्स और इंसान या एनिमल मर भी सकता है। मैं इसको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। तो इंसान ने एक ऐसी हवा को इनहेल किया जिसमें बहुत सारा कार्बन मोनोऑक्साइड है। तब जैसे ही बॉडी के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड आ गया, बॉडी के अंदर ब्लड होता है, खून होता है, ब्लड में एक बहुत ही जबरदस्त पिगमेंट होता है, उस पिगमेंट का नाम है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का असली काम क्या है? हीमोग्लोबिन का काम ये है कि ये हमारे बॉडी के एक एक टिश्यू में ऑक्सीजन पहुंचाता है। ठीक है, अब मान लो हीमोग्लोबिन एक गाड़ी है, इस गाड़ी का काम है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को टिश्यूज तक पहुंचाना। बट हमारे ब्लड में ऑलरेडी कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत सारा आ चुका है, तो हीमोग्लोबिन गाड़ी पे कार्बन मोनोऑक्साइड बैठ गया, तो ऑक्सीजन के लिए तो जगह बची नहीं। जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के पास बैठेगा नहीं तो ऑक्सीजन टिश्यू तक पहुंचेगा नहीं, देयरफॉर हमको प्रॉब्लम होती है ब्रीदिंग की, दम घुटता है और हम मर सकते हैं। मैं रिपीट करूंगा, हीमोग्लोबिन हमने कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल किया, हमारे कार्बन ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कंबाइन होता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन नहीं होने देता। मैं रिपीट कर रहा हूं, हमारे खून में हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन का काम क्या है? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को उठा उठा के टिश्यूज के अंदर भेज देता है। लेकिन अगर बॉडी के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड आ गया तो ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के बदले में कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन होता है, उनको ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को कंबाइन नहीं होने देता कार्बन मोनोऑक्साइड, देयरफॉर हमारे टिश्यूज में ऑक्सीजन पहुंचेगा ही नहीं, हमको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी, दम घुट जाएगा, इंसान मर सकता है। इज इट क्लियर? वही मैंने लिखा, कार्बन मोनोऑक्साइड इज इनहेल्ड बाय द एनिमल्स बॉडी, इट कंबाइंस विद हीमोग्लोबिन ऑफ द ब्लड, hemoglobin is now unable to transport oxygen to the tissues and therefore breathing problem occurs. बताओ मुझे, इसमें कोई डाउट है, कोई परेशानी है क्या? हाँ जी, तो स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो। आदित्य स्क्रीनशॉट ले लो, प्रगति, कार्बन मोनोऑक्साइड के बाद हम बात करेंगे सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की। देखो भाई, सल्फर डाइऑक्साइड अगर एटमॉस्फेयर में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स है, ये सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स रेन ड्रॉप्स के साथ कंबाइन होंगे। रेन ड्रॉप्स मतलब वाटर, जैसे ही बारिश होगी तो बारिश इसी एटमॉस्फेयर से होते हुए नीचे आएगी ना। एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी मौजूद हैं सल्फर डाइऑक्साइड
और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स वाटर के साथ कंबाइन हो जाएंगे, रेन ड्रॉप्स के साथ कंबाइन हो जाएंगे एटमॉस्फेयर में ही, और दे विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो एटमॉस्फेयर के अंदर ही सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड बन गया। अब जो बारिश गिर रही है उस बारिश में सल्फ्यूरिक एसिड भी है और नाइट्रिक एसिड भी है। ऐसी वाली बारिश which contains sulfuric acid and nitric acid, बेटा जी ऐसी वाली बारिश को हम बोलते हैं एसिड रेन। क्या बोलते हैं? एसिड रेन। जब ये एसिड रेन नीचे आएगा, इस एसिड रेन से बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचता है। लेकिन कौन सी बिल्डिंग्स बेटा? ऐसी वाली बिल्डिंग्स जो मार्बल या सैंडस्टोन के बने हों। आपको मैं एग्जांपल दे दूंगा। हमारे इंडिया में, हमारे कंट्री में मार्बल से बनी हुई एक बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है, उसका नाम है ताजमहल। सैंडस्टोन से भी बने हुए काफी बिल्डिंग्स हैं। जब ये एसिड रेन इस मार्बल वाली बिल्डिंग के साथ या सैंडस्टोन वाली बिल्डिंग के साथ रिएक्ट करेगा तो धीरे धीरे मार्बल ना डिग्रेड होने लगेगा। लेकिन ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है, इसमें सालों लग जाते हैं। यही रीजन है बेटा, आजकल ताजमहल का कलर ना पूरा व्हाइट नहीं है, हल्का सा उसका कलर येलोइश हो चुका है। ये किसकी वजह से? एयर पॉल्यूशन की वजह से। कौन सा एयर पॉल्यूशन? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की वजह से। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा है, उसकी वजह से आगरा वाले रीजन में कंटिन्यूअसली एसिड रेन होता रहा और इस एसिड रेन से ताजमहल का थोड़ा थोड़ा मार्बल का कलर बदलने लगा, बिल्डिंग्स और नुकसान पहुंचने लगा। बताओ, समझ आई बात? इज इट क्लियर? तो स्क्रीनशॉट लेके डन लिख दो। क्या आगे बढ़ू मैं? इसके बाद हम बात करेंगे बेटा बैड ओजोन की। ना हम ओजोन की बात करेंगे। ओजोन क्या है? ओजोन एक गैस है, इट इज अ गैस। इसका फॉर्मूला है O3। जैसे ऑक्सीजन का फॉर्मूला O2, ओजोन का फॉर्मूला O3। ध्यान से सुनिएगा बेटा, ओजोन दो टाइप्स का होता है, एक गुड ओजोन एंड दूसरा वाला बैड ओजोन। जो गुड ओजोन है ना, ये होता है कहां पर? इन द स्ट्रेटोस्फीयर ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के स्ट्रेटोस्फीयर वाले पार्ट। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो मैं थोड़ा कोशिश करूंगा। ठीक है, जो बैड ओजोन है ये अगर है तो ये एटमॉस्फेयर के पहले ही वाले लेयर में होगा, इन द ट्रोपोस्फीयर। इन द ट्रोपोस्फीयर ऑफ एटमॉस्फेयर। मैंने तुम लोग को एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर बताया हुआ है। अर्थ सरफेस के सबसे नजदीक वाला लेयर जो है दैट इज ट्रोपोस्फेयर। इसको हम ग्राउंड लेवल ओजोन भी बोल सकते हैं। हमको प्रॉब्लम इससे, ये तो गुड ओजोन है,
ये गुड ओजोन क्यों है बेटा? ये वाला ओजोन जो स्ट्रेटोस्फीयर में है ये गुड ओजोन क्यों है? क्योंकि ये सन से निकलने वाली हार्मफुल रेडिएशंस को अर्थ तक पहुंचने नहीं देता। वही हम लिखेंगे, इट प्रिवेंट्स हार्मफुल यूवी, यूवी मतलब अल्ट्रा वायलेट रेज from reaching the sun, from reaching the earth. ठीक है, गुड ओजोन की पहले मैंने बात की, मैंने कहा गुड ओजोन हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में है। स्ट्रेटोस्फीयर में एक कवरिंग है ओजोन की, उस कवरिंग को बेटा हम बोलते हैं ओजोन लेयर। ये ओजोन लेयर सन से निकलने वाली हार्मफुल रेडिएशन, जिनको हम अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन बोलते हैं, उनको अर्थ तक नहीं पहुंचने देता। समझ रहे बात? गुड ओजोन, इट इज ऑल्सो नोन एज ओजोन लेयर। और ये है कहां पर? ये हमारे एटमॉस्फेयर के स्ट्रेटोस्फीयर वाले पार्ट में। ये गुड क्यों है? क्योंकि ये हमारे लिए फायदेमंद है। क्यों है फायदेमंद? ये सन से निकलने वाले हार्मफुल यूवी रेज को रोकता है, उनको अर्थ तक पहुंचने नहीं देता। अगर ये यूवी रेज अर्थ तक पहुंच गए ना, ये एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमंस में बहुत सारे डिजीजेस कॉज करा सकते हैं। ठीक है ना? ध्यान से सुनना। इफ यूवी रेज रीच अर्थ, they can cause a number of diseases like skin cancer. बहुत सारे डिजीजेस इन यूवी रेज से हो सकते थे। कौन से डिजीजेस? एक एग्जांपल मैंने दिया, स्किन कैंसर। अगर ये यूवी रेज अर्थ पे पहुंच जाते तो स्किन कैंसर लाइक डिजीजेस हो सकते थे एनिमल्स में। लेकिन भगवान ने हमारे एटमॉस्फेयर के स्ट्रेटोस्फेरिक पार्ट में ओजोन लेयर लगा रखा है। ये ओजोन लेयर इन यूवी रेज को अंदर आने नहीं देता अर्थ के, और हम बच जाते हैं इन खतरनाक डिजीजेस, राइट? बट अगर किसी तरह से ओजोन एटमॉस्फेयर के ट्रोपोस्फेयर वाले रीजन में आ गया, वो ओजोन गुड नहीं है, वो बैड है। क्यों? क्योंकि इट इज पॉइजनस इन नेचर। सोचो जरा, अगर हवा पॉल्यूट हो चुकी है, पॉल्यूटेड एयर के अंदर ओजोन गैस है, एयर के अंदर ओजोन गैस मतलब बैड ओजोन, वो हवा हमने अगर इनहेल कर ली तो ओजोन हमारी बॉडी के अंदर आया, हम लोग बीमार पड़ सकते हैं। Is poisonous in nature as it causes respiratory disease. ऐसा क्यों? क्योंकि वो जो फोर्स लगा रहा है अपने हाथ से, वो फोर्स को कांस्टेंट मान लो। And brain diseases. क्या समझे? समझ आई बात? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये यूवी रेज को रोकेगा क्यों? यूवी रेज तो रुकते हैं कहां पर? यूवी रेज ना स्ट्रेटोस्फीयर में रुकते हैं, लेकिन किसकी मदद से? गुड ओजोन की मदद से। बैड ओजोन यूवी रेज को नहीं रोक सकता। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, डन कर दो।
Next first enter manage the column position. Okay. इधर मैं column first लिखा हूँ और इधर मैंने column second. हो गया? गुड ओजोन के बारे में एक दो बातें बहुत और बोलेंगे। गुड ओजोन, या मैंने कहा इसको हम ओजोन लेयर भी बोल सकते हैं। पिछले कुछ दशक में, पिछले 10-12 सालों से इस ओजोन लेयर के अंदर कई कई जगह पर, हमारे प्लेनेट पे, हमारे अर्थ पे कई कई जगह पर ओजोन लेयर में ना छोटे छोटे छेद हो चुके हैं। उन छेदों को हम बोलते हैं ओजोन होल्स। कैसे हुए हैं ओजोन होल्स? ओजोन होल्स have formed due to क्लोरोफ्लोरोकार्बन को हम शॉर्ट में CFCs बोलते हैं। एटमॉस्फेयर में अगर क्लोरोफ्लोरोकार्बन आ गए CFCs, तो ये CFCs एटमॉस्फेयर के स्ट्रेटोस्फेयर वाले हिस्से में गए, वहां पर ओजोन के साथ रिएक्ट हो गए और ओजोन को डिप्लीट करा दिया, खत्म करा दिया। धीरे धीरे ओजोन थिन होने लगेगा और ओजोन में छेद हो जाएगा। ठीक है ना? ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहां से आते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन आर रिलीज्ड बाय they are released by air conditioners, refrigerators, रॉकेट लॉन्चर्स, जो रॉकेट्स लॉन्च किए जाते हैं वहां से, एटसेट्रा। ठीक है? और सोचो जरा, हम एसीज, रेफ्रिजरेटर्स, रॉकेट्स वगैरह यूज करते ही करते, इनसे जो CFCs निकले, वो CFCs O3 ओजोन को कन्वर्ट करेंगे इनटू ऑक्सीजन, तोड़ देंगे इसको। ओजोन कन्वर्ट हो गया इनटू ऑक्सीजन। कौन सा ओजोन? ओजोन लेयर, गुड ओजोन, है ना? अब क्या होगा? जहां जहां पर ओजोन लेयर में होल हो चुका है, उस होल से यूवी रेडिएशन आएंगी। Therefore, UV rays enter the earth and can cause diseases like स्किन कैंसर। समझ आई बात? सबसे पहली बार 1995 में ओजोन लेयर में होल देखा गया था। कहां पर? एंटार्क्टिका के ऊपर। एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट जो है ना, एंटार्क्टिका के ऊपर वाला जो एटमॉस्फेयर है, उसमें ओजोन होल देखा गया था। और ओजोन होल्स को पाया गया है ऑस्ट्रेलियन कंट्री के एटमॉस्फेयर में भी। इसीलिए उस रीजन में रहने वाले लोगों को ज्यादातर स्किन कैंसर और स्किन डिजीज होते रहते हैं। समझ आई बात? कोई डाउट है क्या?
एनी डाउट इन दिस? तो स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो। हाँ जी, स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? आगे बढ़े? देखते अब बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। क्या कार्बन डाइऑक्साइड पॉल्यूटेंट है, एयर पॉल्यूटेंट? बताओ, क्या कार्बन डाइऑक्साइड एयर पॉल्यूटेंट है? हाँ, अगर ज्यादा हो जाए तब। एटमॉस्फेयर में हमेशा जब से पृथ्वी बनी है तब से भगवान ने एटमॉस्फेयर में थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड रखा है। कितना? 0.03%। एक मिनट बेटा, एक मिनट, म्यूट कर रहा हूं। हाँ, हाँ जी बेटा। तो क्या मैंने कहा? कार्बन डाइऑक्साइड पॉल्यूटेंट हो सकता है, लेकिन तब जब ये कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% से ज्यादा हो जाएगा एटमॉस्फेयर। राइट? लिखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड can become a pollutant if its concentration increases more than 0.03%। लेकिन जब तक इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.03% है तब तक ये पॉल्यूटेंट नहीं है। राइट? अब देखिए, मान लो कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन एटमॉस्फेयर में इंक्रीज हो चुका है। 0.03 है कि 0.003, जो भी है। एक मिनट, मुझे देखना पड़ेगा। अगर इस पे कोई और एक्सीलरेशन एक्सपीरियंस होगा तो ये क्या करके अपने पैटर्न को अपने को बदलने के बाद हाँ जी बेटा, 0.03%। ठीक है, अगर 0.03% है तो नॉर्मल है, लेकिन अगर 0.03% से ज्यादा हो गया तब ये पॉल्यूटेंट है। तो सपोज फॉर एग्जांपल
कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो चुका है, 0.03% से ज्यादा हो चुका है, तो क्या होगा? इंक्रीज in CO2 concentration. What will happen? Results in greenhouse effect. ध्यान से सुनना, ग्रीनहाउस इफेक्ट। कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन अगर इंक्रीज हो गया एटमॉस्फेयर में तो उससे ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा। क्या है ये ग्रीन हाउस इफेक्ट मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको याद रखना पड़ेगा कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, क्योंकि इससे ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज अ ग्रीन हाउस गैस। क्या बोलते हैं इसको? ग्रीन हाउस गैस। अब देखो जरा, मैं ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए एक अच्छा सा डायग्राम ढूंढ रहा हूं, थोड़ा सा मुझे टाइम दे दो। अगर मैंने इस एक मिनट बस हो गया। मुझे बताइए जहाँ पे नहीं क्लियर होगा उसको बताना। तो पहले इस क्वेश्चन का मैंने आपको इसके इसको क्वेश्चन ये उसके बाद इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा, ठीक है? आउटवर्ड गूगल कहते हैं या रामू श्याम इक्वल लग रहे हैं, ये एक अलग हाँ जी, तो रामू श्याम इक्वल लग रहे हैं या इक्वल लग रहे हैं? बताओ, दिखाई दे रहा है ये? हाँ, इज इट विजिबल? सबको दिखाई दे रहा है ये? अब सुनो सीन क्या है। तो इट इज सन। लोग देख सकते हो सन से बहुत सारी रेडिएशन निकलती है, सन से एनर्जी निकलती है ना, सन से जो एनर्जी निकलती है उस एनर्जी को हम बोलते हैं सोलर एनर्जी। ठीक है, सोलर एनर्जी निकलती है सन से और यही सोलर एनर्जी होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। और भी बहुत सारी चीजें, बहुत सारी रेडिएशंस होती है इसमें, हीट रेडिएशंस होती है, लाइट रेडिएशंस होती है और भी बहुत सारी। आप ये याद रखो, सन से जो एनर्जी निकलती है वो केवल हीट और लाइट नहीं होती, बहुत सारी रेडिएशंस होती है उसमें, ठीक है ना? उन सब रेडिएशंस को एक साथ हम बोलते हैं सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी मतलब क्या क्या होता है उसमें? एक तो होते हैं यूवी रेस, उनके बारे में हम बता चुके हैं, प्लस एक होता है विजिबल लाइट,
विजिबल लाइट वो वाला पार्ट है जिसको हम देख सकते हैं, जिसकी मदद से हम देख सकते हैं। इसमें 7 कलर्स होते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। व्हाइट लाइट भी बोलते हैं इसको। प्लस बेटा इसमें होते हैं एक्स रेज। रेनबो भी एक टाइप का व्हाइट वेवगाइड ही है, लेकिन जो हम देखते हैं ना, जिसकी मदद से हम देखते हैं, जिससे हमको चीजें दिखाई देती हैं, वही है विजिबल लाइट, व्हाइट लाइट। उसमें 7 कलर्स होते हैं, लेकिन जब सारे 7 कलर्स मिक्स हो जाएंगे ना तो व्हाइट दिखेगा। और होते हैं माइक्रोवेव्स, प्लस बहुत सारे और होते हैं। इंफ्रा रेड रेज, इंफ्रारेड रेज, इंफ्रारेड रेज को शॉर्ट में IR रेडिएशन, रेडिएशन रेज, ठीक है। ये जो इंफ्रारेड रेडिएशन है ना बेटा, इनका कलर रेड नहीं होता, ये दिखाई नहीं देते। इनका एक और नाम है, दे आर आल्सो नोन एज हीट रेडिएशन। चंदन, इनको हम हीट रेडिएशन भी क्या बोलते हैं, हीट रेडिएशन। कुल मिला के बात बेटा ये है कि सन से जो एनर्जी निकलेगी, सोलर एनर्जी, उसमें बहुत सारे रेडिएशंस होते हैं। उनमें से एक रेडिएशन IR भी है, इंफ्रारेड रेडिएशन। अब सोचो, मान लो ये सारे IR रेडिएशंस हैं, जिनको मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूं ना, ये इंफ्रारेड रेडिएशन। ये देखो, ये रहा दूसरा। ठीक है, मान लो ये रहा तीसरा। मान लो ये रहा चौथा, जिनको मैं रेड रेड कलर से मार्क कर रहा हूं ना, ये सारे मान लो तुम ये इंफ्रारेड रेडिएशन। ठीक है, व्हाट आर दीज आर इंफ्रारेड रेडिएशन बोलो या रेज बोलो, एक ही बात। कहां से आई? ये सन से। ये क्या काम करते हैं बेटा? ये एटमॉस्फेयर को क्रॉस करते हैं, ये एटमॉस्फेयर को क्रॉस कर पाते हैं। चलो मान लो यहां पर एटमॉस्फेयर है, चलो मान लो ये एटमॉस्फेयर है। ठीक है, तो इन रेडिएशंस ने एटमॉस्फेयर को क्रॉस किया, एटमॉस्फेयर को चीरा, चीर के हुए ये अर्थ सरफेस के पास पहुंच गए। ठीक है, इन रेडिएशंस में से मैं बाकी रेडिएशंस की बात ही नहीं करूंगा, वो भी आएंगे, लेकिन यूवी रेडिएशन नहीं आएगा, क्योंकि इसको पहले ही रोक के रखेगा एटमॉस्फेयर का। मतलब एटमॉस्फेयर में घुसेगा, थोड़ा देर चलेगा, उसके बाद जब स्ट्रेटोस्फेयर के पास आएगा तो अर्थ सरफेस तक नहीं पहुंच पाएगा, स्ट्रेटोस्फेयर को रोकेगा। बाकी विजिबल लाइट आएगा, एक्सरेज आएंगे, माइक्रोवेव्स आएंगे, इंफ्रारेड रेडिएशन भी आ जाएंगे। मैंने सिर्फ इंफ्रारेड रेडिएशन का नाम लिया, हीट रेडिएशन। तो एटमॉस्फेयर को क्रॉस करते हुए जैसे ये जमीन के सरफेस पे पहुंचेंगे, इनमें से बेटा कुछ रेडिएशंस एब्जॉर्ब हो जाएंगे। मैं लिखूंगा यहाँ सम infrared rays absorbed, but some infrared rays are reflected back.
ये वापस रिफ्लेक्ट हो जाए। ठीक है, कुछ रेडिएशन एब्जॉर्ब होते हैं, कुछ रिफ्लेक्ट होते हैं। जो मैंने रेड से दिखाया वो एब्जॉर्ब हो चुके हैं। ठीक है, जो मैं रिफ्लेक्टेड रेडिएशन दिखाऊंगा वो यहाँ पर ऑरेंज कलर से दिखाए। देख, ये है रिफ्लेक्टेड रेडिएशन, ये है रिफ्लेक्टेड रेडिएशन। मतलब जमीन के सरफेस के साथ टकराने के बाद ये वापस रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। ये है रिफ्लेक्टेड रेडिएशन। ये भी है रिफ्लेक्टेड रेडिएशन। ये है रिफ्लेक्टेड रेडिएशन। याद रखना, रिफ्लेक्टेड रेडिएशन कौन से कलर से दिखाए? ऑरेंज से। ठीक है, तो some radiations are, some IR radiations are reflected back। ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग है। जब इंफ्रारेड रेडिएशंस सन से निकलते हैं, ये वाले, इनके पास ना ताकत बहुत होती है, इनके पास पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा होता है। क्या बोला मैंने? पेनिट्रेटिंग पावर। पेनिट्रेटिंग पावर मतलब चीरने का पावर, एटमॉस्फेयर को चीर के निकलने का पावर मोर। ठीक, पेनिट्रेटिंग पावर इनका बहुत ही तेज होता है, इनके पास ताकत बहुत होती है। अपनी ताकत को यूज करके ये एटमॉस्फेयर को चीरते हैं और जमीन के साथ टकराते हैं। राइट। जो रिफ्लेक्टेड रेडिएशंस होते हैं इनके पास पेनिट्रेटिंग पावर कम हो चुका है, इनकी ताकत कम हो चुकी है। क्यों? क्योंकि ये टकराए ना जमीन के साथ। कुछ तो पेड़ों के साथ टकराएंगे, पहाड़ों के साथ टकराएंगे, पत्थरों के साथ टकराएंगे, टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट होंगे, तो इनके पास ताकत टकराने से कम होती है ना। तो रिफ्लेक्टेड रेज जो होंगी इनका पेनिट्रेटिंग पावर कम होता है। पेनिट्रेटिंग पावर लेस। यहां तक क्लियर है? ध्यान से पहले इसको देखो तीनों लोग। इधर तक अगर कोई डाउट है तो मुझे बता। 1-2 मिनट आराम से देख, मैं म्यूट कर देता हूं। ओके, कोई डाउट नहीं। इसी पेनिट्रेटिंग पावर के ऊपर सब कुछ डिपेंड करेगा। जो आने वाली रेडिएशंस, जो इंफ्रारेड रेडिएशंस हैं, उनको मैंने रेड से दिखाया। चलो एक और चीज लिखता हूं उनके, इनको हम इनकमिंग आईआर रेडिएशंस बोलेंगे। इनकमिंग रेडिएशंस, इनका पेनिट्रेटिंग पावर का बहुत ज्यादा है, इनके पास ताकत बहुत है। जो रिफ्लेक्ट होने वाली रेडिएशन है इनके पास ताकत कम है, ऑरेंज कलर से दिखाई। ठीक है, ये रिफ्लेक्ट होते हैं
रिफ्लेक्ट होने का मतलब ये है कि ये वापस एटमॉस्फेयर को चीरते हुए जाना चाहते थे, है ना भाई। रिफ्लेक्ट होने का मतलब तो यही है ना, जमीन के सरफेस के साथ टकराए, टकराने के बाद वापस रिबाउंड होके कोशिश करते हैं ये एटमॉस्फेयर को छोड़ने का, कोशिश करते हैं एटमॉस्फेयर से बाहर निकलने का, लेकिन फंस जाते हैं बेचारे, क्योंकि इनके पास ताकत उतनी रह चुकी नहीं है। इनके पास उतनी ताकत अब नहीं है जितनी आते समय इनके पास थी। ये एटमॉस्फेयर को चीर नहीं पाते, और एटमॉस्फेयर में इनको मिल जाते हैं कुछ ग्रीन हाउस गैसेस, राइट। अब आप बोलोगे सर ग्रीन हाउस गैसेस तो इनकमिंग रेडिएशंस को भी मिल सकते हैं, जब वो आए वो भी ग्रीन हाउस गैसेस, लाइक ये रहा कार्बन डाइऑक्साइड, ये ग्रीन हाउस गैस है बेटा। एक और है मीथेन, ये भी ग्रीन हाउस गैस है। वाटर वेपर बेटा, ये भी ग्रीन हाउस गैस है। ये एटमॉस्फेयर में अगर है तो ये तो इनकमिंग आईआर रेडिएशंस के साथ भी इंटरैक्ट कर सकते हैं, रिएक्ट कर सकते हैं, है ना। लेकिन इनकमिंग रेडिएशंस के पास पावर ज्यादा है, पेनिट्रेटिंग पावर, वो उतना टाइम एटमॉस्फेयर में रहते ही नहीं है, वो तुरंत एटमॉस्फेयर को चीर के जमीन के साथ टकरा जाते हैं। इनके साथ प्रॉब्लम है, इनके पास ताकत कम है, इनके पास पेनिट्रेटिंग पावर लेस है, तो ये जैसे ही रिफ्लेक्ट होंगे, रिफ्लेक्ट होते 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 ये एटमॉस्फेयर तक यहां तक पहुंचते ही नहीं, यहां तक पहुंच ही नहीं पाते। तो यहां तक नहीं पहुंचेंगे, इससे नीचे तक आ जाएंगे, ज्यादा टाइम लगेगा इनको यहां तक पहुंचते पहुंचते, तुरंत होगा नहीं। इसीलिए ये क्या काम करते हैं, इनको पकड़ लेते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड आता है, मीथेन बेटा CH4, इसको हम मीथेन बोलते हैं, इट इज ऑल्सो अ ग्रीन हाउस गैस। वाटर वेपर, इट इज ऑल्सो अ ग्रीन हाउस गैस। ये तीनों ग्रीन हाउस गैसेस इन रिफ्लेक्टेड रेडिएशंस को पकड़ते हैं, मतलब ट्रैप करते हैं। ग्रीन हाउस गैसेस क्या करेंगे, दे ट्रैप रिफ्लेक्टेड IR रेज, इनको पकड़ लेते हैं और इनको बिखेर देते हैं। आप देख सकते हो बेटा, ऑरेंज कलर से पूरे एटमॉस्फेयर में इनको बिखेर देते हैं, पूरे एटमॉस्फेयर में इनको स्कैटर करते हैं, इमिट करते हैं। तो ये इंफ्रारेड रेडिएशंस जो रिफ्लेक्ट हुए, इनको ट्रैप किया किसने, IR रेडिएशंस को ट्रैप किया किसने, ग्रीन हाउस गैसेस ने। और ग्रीन हाउस गैसेस ने इनको तोड़ मरोड़ के फेंक दिया पूरे एटमॉस्फेयर में। अब इंफ्रारेड रेडिएशन से हम पहले ही बोल चुके हैं, इनका दूसरा नाम क्या, हीट रेडिएशंस। तो ये क्या काम करेंगे, ये एटमॉस्फेयर से बाहर ही नहीं निकल पाएंगे, और दे विल रिजल्ट इन द हीटिंग अप ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर को गर्म करेंगे। एटमॉस्फेयर को गर्म करने का मतलब यही है कि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर होगा इंक्रीज। समझ आई बात, यही है ग्रीन हाउस इफेक्ट। अगर तुमसे कोई पूछेगा व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट, तुम यही बोलोगे क्या, ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब है इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इन द एटमॉस्फेयर। समझ रहे बात, ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब क्या है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर, तापमान बढ़ जाना, किसकी वजह से, ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से। और ये ग्रीन हाउस गैसेस एटमॉस्फेयर में कहां से आते हैं भाई, जब हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं, फॉसिल फ्यूल्स मतलब कोल, पेट्रोलियम, जब इनको जलाएंगे इनसे धुआं निकलेगा, वो धुआं कहां चला गया, एटमॉस्फेयर में। उसी के साथ ना कार्बन डाइऑक्साइड होता है, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, उसके साथ कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड दोनों होते हैं। लकड़ी जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, मीथेन भी निकलेगा। तो ये सारी चीजें एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा बढ़ाते हैं, परसेंटेज बढ़ाते हैं। तो यही ग्रीन हाउस गैसेस
अर्थ के सरफेस से रिफ्लेक्ट हुई इंफ्रारेड रेडिएशंस को पकड़ते हैं, उनको ट्रैप करते हैं, उनको एटमॉस्फेयर से बाहर निकलने नहीं देते, पकड़ के उनको बिखेर देते हैं ऑल ओवर द एटमॉस्फेयर, और फिर वो एटमॉस्फेयर में ही रह पाते हैं, एटमॉस्फेयर को हीट अप कर देते हैं, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। लेकिन इनकमिंग इंफ्रारेड रेडिएशंस को ये ग्रीन हाउस गैसेस पकड़ नहीं पाते, उनको इमिट नहीं, स्कैटर नहीं कर पाते, बिखेर नहीं पाते, ना पकड़ पाते हैं ना बिखेर पाते। क्यों? क्योंकि बेटा उनके पास ताकत ज्यादा होती है, पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा होती है, स्पीड ज्यादा होती है, वो तुरंत एटमॉस्फेयर को चीरते हुए जमीन के साथ टकरा जाते हैं। इन ग्रीन हाउस गैसेस को उनको पकड़ने का मौका ही नहीं मिलता, इतना वो क्विक होते हैं। बट रिफ्लेक्टेड रेडिएशंस की एनर्जी कम हो चुकी होती है, उनकी ताकत कम हो चुकी होती है जमीन के साथ टकराते टकराते, इसलिए ग्रीन हाउस गैसेस को आराम से मौका मिल जाता है रिफ्लेक्टेड रेडिएशंस को, रिफ्लेक्टेड इंफ्रारेड रेडिएशंस को पकड़ने का और उनको एटमॉस्फेयर में स्कैटर करने का। स्कैटर मतलब बिखेर देने का। उनके बिखरने से पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ गया। इसी प्रोसेस को बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। बताओ बेटा, अगर इसमें कुछ डाउट है? डाउट है क्या? अगर नहीं है तो स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो। ओके, मैं आगे बढ़ूं? एक मिनट बेटा, म्यूट कर देता हूं। हाँ जी, ये था ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट के साथ साथ हमको एक और टर्म पढ़नी है, उस टर्म का नाम है ग्लोबल वार्मिंग। सुना है क्या ये? ग्लोबल वार्मिंग। तो क्या है ग्लोबल वार्मिंग, जरा बता मुझे, मैं वेट कर रहा हूं। बताओ कोई, किसी को कोई आइडिया है क्या? एनी आइडिया? हाँ, अनुराग, आदित्य, बोलोगे या फिर मैं खुद ही बता दूं? नहीं, बता दीजिए। ओके, बताओ ग्लोब किसको बोलते हैं? ग्लोब तो याद होगा। ग्लोब, ग्लोब अर्थ को नहीं बोलते, ग्लोब इज द मॉडल ऑफ अर्थ, है ना? ग्लोब इज द स्मॉल मॉडल ऑफ अर्थ।
तो अगर मैं ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहा हूं, इसका मतलब मैं अर्थ की वार्मिंग की बात कर रहा हूं। तो ग्लोबल मतलब रिलेटेड टू अर्थ। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है वार्मिंग ऑफ अर्थ। वार्मिंग ऑफ अर्थ मतलब इसका और इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ के एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज होना। क्या समझे? इंक्रीज इन द एटमॉस्फेयर टेम्परेचर ऑफ अर्थ या इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ के एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज होने की प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। लेकिन पूरे अर्थ के, है ना? ये ग्लोबल वार्मिंग किससे होगा? इट ऑकर्स ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। इट ऑकर्स ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। जब ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा तो ग्लोबल वार्मिंग होने की बहुत ज्यादा चांसेस है ना। और ग्रीन हाउस इफेक्ट किससे होगा? देखो सब कुछ रिलेटेड है। ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑकर्स ड्यू टू high percentage of greenhouse gases. High percentage of greenhouse gases in atmosphere. और मैंने आपको बोला ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन से हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड वाटर वेपर। ठीक है। ग्रीन हाउस गैसेस बेटा एटमॉस्फेयर में कैसे आ सकते हैं ये भी लिखेंगे। ग्रीन हाउस गैसेस go into atmosphere by burning of coal, petroleum, wood, industries, etc. चलो ऑटोमोबाइल्स भी लिखेंगे, गाड़ियां एटसेट्रा। ठीक है, मतलब ये ग्लोबल वार्मिंग पॉल्यूशन से ही रिलेटेड है, एयर पॉल्यूशन से, राइट। अब सवाल ये है कि ग्लोबल वार्मिंग के हार्मफुल इफेक्ट्स क्या है, इससे क्या हो सकता है हमारे अर्थ पे, इससे क्या होगा? इससे बेटा जी सबसे पहली बात, हाई टेम्परेचर कुछ एनिमल्स बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हाई टेम्परेचर कैन लीड टू डेथ ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। सब नहीं मरेंगे हाई टेम्परेचर से, लेकिन जो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे वो मर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, अब सोचो जरा, हमारे पृथ्वी पे कितने सारे ग्लेशियर्स हैं। ग्लेशियर्स के अलावा हमारे पृथ्वी पे एंटार्क्टिका भी तो है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर साउदर्न हेमिस्फीयर, वहां पर आइस ही आइस है।
है ना, तो वो हाई टेम्परेचर से मेल्ट हो जाएंगे। मेल्टिंग ऑफ glaciers and polar ice caps। पोलर आइस कैप मतलब साउदर्न हेमिस्फीयर और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाले आइस वाले एरियाज जो है वो भी मेल्ट हो जाएंगे। जब वो मेल्ट हो जाएंगे तो समुद्र में, सीज में पानी का लेवल बढ़ जाएगा, हाँ, causing increase in level of water of seas and oceans। समुद्र में का पानी का लेवल बढ़ जाएगा। उससे क्या होगा, जो लो लाइंग एरियाज होंगे, समुद्र के नजदीक वाले एरियाज, उनमें रोज फ्लड ही फ्लड आएगा। फ्लडिंग of low-lying areas। Flooding of low-lying areas। ठीक है ना। दूसरी बात, जब आइस मेल्ट होता जाएगा, लेकिन जिन जानवरों को आइस में रहने की आदत है, स्नो में रहने की आदत है, वो फिर रहेंगे कहाँ? आपको पोलर बेयर याद है? पोलर बेयर ने नाम सुना होगा आपने। अगर पूरा एंटार्क्टिका मेल्ट हो जाएगा तो पोलर बेयर भी खत्म, क्योंकि उसका हैबिटेट ही वही है ना। तो हम लिखेंगे लॉस ऑफ हैबिटेट। हैबिटेट मतलब रहने की जगह ऑफ पोलर एनिमल्स। पोलर एनिमल्स लाइक पोलर बेयर्स। बताओ कितना आसान है, समझ आया ये? इसको देखो जरा, पेंगुइन्स, पोलर बियर्स, इनका हैबिटेट ही खत्म, तो ये रहेंगे क्या? इसको देखो जरा, अगर इसमें कोई डाउट है तो बताओ, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो। हाँ देख लो, डाउट अगर है तो बताओ मुझे, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो। हाँ अनुराग, प्रगति, अब इसके बाद हम वाटर के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन आज नहीं, आज थोड़ा सा मेरी तबीयत खराब हो गई, नहीं तो हमारे पास अभी 15 मिनट है, मेरे को एलर्जी हो गई। ठीक है, आज की क्लास यहाँ तक ही फिनिश करते हैं। अगली क्लास में हम वाटर के बारे में पढ़ेंगे और भी कुछ देखेंगे इस चैप्टर में क्या क्या होगा। तब तक के लिए बेटा गुड बाय एंड टेक केयर। ठीक है, ओके बेटा, बाय, थैंक यू। आप क्लास छोड़ सकते हो बेटा। थैंक यू बेटा।